नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जनवरी के ठंड में मध्य प्रदेश की राजनीति संविधान के नाम पर गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों संविधान को अपना सियासी हथियार बनाकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जय भीम, जय बापू, जय संविधान के जरिए दलितों और गांधीवादी वोट बैंक को साधने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी संविधान गौरव अभियान चलाकर इसे काउंटर करने का प्लान बना चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या संविधान सियासत का हथियार बन चुका है या अब भी जनता के अधिकारों का संरक्षक है? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में संविधान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने 3 जनवरी से जय भीम, जय बापू, जय संविधान अभियान शुरू किया, जिसका समापन 26 जनवरी को महू में एक विशाल रैली से होना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू इस रैली का केंद्र बनेगी। कांग्रेस कहती है हम संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी इसे कमजोर कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब और बापू के आदर्शों को जीवित रखें। अमित शाह आएंगे तो लोकसभा में जो माननीय भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो बोला है, माफी मांगेंगे क्या जनता के बीच में खड़े होकर? अगर क्षमा याचना कर लें तो कोई बात नहीं। वैसे तो पूरे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और इंस्टीट्यूशनल वर्क है उसको तो चकनाचूर कर ही दिया है, और जुडिशियल में भी जिस तरह का हस्तक्षेप हो रहा है वो दुर्भाग्यजनक है, असुरक्षा लग रही है लोगों को। मैं आग्रह करता हूं, हम सौभाग्यशाली है कि हमें महू में इस आयोजन को करने का अवसर मिला, जो 27 तारीख को पूरी CWC आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी सब आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने जो अपमानित शब्दों का उपयोग किया था बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, उससे जो जनाक्रोश हुआ पूरे देश में, उसका ही अब ये रिएक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने अभियान चला रही है। कांग्रेस के जवाब में बीजेपी ने भी अपनी सियासी तरकश से संविधान गौरव अभियान निकाला है। पार्टी ने 7 संभागों में बड़ी सभाओं का ऐलान किया है, जहां केंद्रीय नेता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे बड़े चेहरे जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी कहती है कि संस्कृति और राष्ट्र की आत्मा है। कांग्रेस इसे राजनीति का साधन बना रही है, लेकिन बीजेपी इसे गौरव के रूप में मना रही है। देखिए, दोनों विषयों में अलग है। भाजपा सदैव संविधान का सम्मान करती है, बाबा साहब के प्रति आदर व्यक्त करती है, और हमारी सरकार ने नवंबर 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाया, और अब 75 वर्ष उस गौरवमयी यात्रा के पूर्ण होने पर हम संविधान गौरव अभियान चला रहे हैं, जिसमें विभिन्न जगह गोष्ठियां होंगी। भाजपा के कार्यकर्ता, देश के नागरिक अपनी भावना बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति व्यक्त करेंगे। अब कांग्रेसी जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, तिरस्कार किया, संविधान को आपातकाल लगा दिया, ऐसे लोग क्या यात्रा करेंगे? इनको तो आके माफी मांगनी चाहिए बाबा साहब और संविधान से किए गए अन्याय के प्रति। मध्य प्रदेश में संविधान के नाम पर सियासत की ये लड़ाई दोनों दलों की तैयारियों का संकेत देती है। सवाल ये है कि संविधान को राजनीति का हथियार बनाया जाएगा या जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा, और क्या ये सिर्फ दलित वोट बैंक की लड़ाई बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। सियासत आई, संविधान पर गरमाई। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, लगातार कांग्रेस अमित शाह के उस बयान को मुद्दा बना रही है जो उन्होंने सदन में दिया था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अब भी कह रही है कि अमित शाह यदि आते हैं तो अपने बयान पर माफी मांगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्या अब भी भाजपा ये मानकर चल रही है कि इस पूरे बयान में माफी मांगने जैसा कुछ है और कहीं ना कहीं कोई अपमान किया गया है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बाबा साहब और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया गया, वो सभी के सामने है। कांग्रेस पार्टी के पाप
इन कुतर्कों से चुप नहीं जाएंगे। ये तथ्य हैं जिनका कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूं, अन्य नेता तो जवाब नहीं देते, आज पूछता हूं, बाबा साहब को 2-2 चुनाव हरवाने वाली तो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि बाबा साहब ने वंचितों को आरक्षण दे दिया था। अगर आप बाबा साहब के समर्थक होते तो उनको सबसे पहले पार्लियामेंट में पहुंचाते। और बाबा साहब ने कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर अंतरिम सरकार से भी इस्तीफा दिया था। ये वो तथ्य है जो छुप नहीं सकता है। यहाँ तक कि 40 साल तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। और आप आश्चर्य करेंगे बात पर कि बाबा साहब जिनने संविधान का निर्माण किया, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलने दिया। और उन्हें चुनाव हराने वाले काजोलकर साहब को कांग्रेस की सरकार ने पद्म विभूषण दिया इस इनाम के नाते कि उन्होंने बाबा साहब की राजनीतिक हत्या करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के ये वो पाप हैं जो धुल नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। ना ये बाबा साहब के सिद्धांतों पे चले हैं और ना इन्होंने कभी बाबा साहब को सम्मान दिया। और रही बात संविधान बदलने की, तो संविधान में छेड़छाड़ को ही संविधान बदलना कहा जाता होगा अमित जी। तो स्पष्ट तौर पर यह भी देश में है कि कांग्रेस की सरकारों में 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हुए इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल 7 बार संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो ये तो प्रमाणित तौर पर दिखता है कि संविधान बदलने का काम किया है और संविधान से छेड़छाड़ किया है। 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। अकेले इंदिरा गांधी ने 60 सरकारों को भंग किया। देश में आपातकाल लगवाया तो कांग्रेस की सरकारों ने। कांग्रेस के नेता बाबा साहब को अपमानित करते रहे, उनको जीते जी उनका राजनीतिक सम्मान नहीं मिलने दिया। महात्मा यहाँ तक कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने तो स्वयं भारत रत्न पहन लिए और संविधान निर्माता को राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया। और उन्हें सम्मान तब मिला जब देश में भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की बात भी मैं कोट करूंगा। मध्य प्रदेश बाबा साहब की जन्मस्थली महू को कांग्रेस की सरकारों ने 40 सालों तक कभी उनके जन्मस्थली के हिसाब से डेवलप नहीं होने दिया। जब पटवा जी की सरकार बनी तो उनका स्मारक बना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महू में बाबा साहब का स्मारक बनाया। उनके पंच तीर्थ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस के नेता बाबा साहब के नाम पे झूठ बोलते हैं। देश की जनता इसीलिए इन्हें बार बार नकार रही है। जवाब ले लेते हैं फिरोज जी, क्या कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर झूठ बोल रही है और सिर्फ राजनीति कर रही है? इतनी ज्ञान जो है अजय सिंह यादव ने दे दिया जी, तो ये नाथूराम गोडसे के नाम पे जो है, ये सावरकर के नाम पे इतने बड़े बड़े मूर्तियां लगाते हैं। इन्होंने सावरकर के नाम का अंडमान निकोबार आइलैंड का जो एयरपोर्ट था वो सावरकर के नाम पे रखा। इन्होंने सावरकर के नाम पे यहाँ का भोपाल का फ्लाईओवर का नाम रखा। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्या रखा? कुछ नहीं जी। और सावरकर को भी मानेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानेंगे। तो ये तो दो मुही राजनीति है ना। कहें कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं मानेंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानेंगे। इनके जो 3-4 सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार इसलिए जाना है। सुनते जाइए, क्या 400 कहिए ना, बोलिए ना आप। चलिए आप ही बोल लीजिए कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं मानते, हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानते। चलो बोल दो आप। ठीक है, मैं आऊंगा, पूरा जवाब दूंगा आपसे। अजय जी पूरी तरह से आपकी बात सुनेंगे। फिरोज जी आपकी बात पूरी करें, फिर भूपेंद्र जी करेंगे। फिरोज जी बिल्कुल, उसी पर जवाब। मैं तो तर्कों के साथ ही बात कर रहा हूँ। जी, देश में कौन ये कौन हिंदू राष्ट्र की बात करता है? हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हटाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनके तो 4 लोगों ने चुनाव में कह चुके हैं कि हमें ना संविधान बदल देंगे। अब ये कुतर्क दे रहे हैं, बिना बात की रटी रटाई बातें कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो तो संविधान सभा का जो के सदस्य जो थे बांग्लादेश से थे। पार्टीशन के बाद वो हिस्सा जो है बांग्लादेश पाकिस्तान में चला गया। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट वैकेंट करके बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का हिस्सा बनाया। रही बात उससे पहले 52 में उन्होंने इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए सरकार छोड़ी थी क्योंकि हिंदू कोड बिल जो है जिसका आरएसएस विरोध करता था, हमेशा से विरोध करता आया,
वो हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था जी। अब हमने चुनाव हरवाए थे, हमने तो बहुत आखिरी समय तक कोशिश की कि महाराष्ट्र से जो है उन्हीं को टिकट दिया जाए, उन्हीं के समर्थन में टिकट दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा कि मुझे सावरकर ने और सीपीएम ने मिलकर हरवाया है। तो ये सब बातें जो है ना, ये रटी रटाई बातें शुरू हो जाते हैं। अरे सिद्धांतों की बात करो, आप कहो कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ संविधान मानेंगे, समता मूलक समाज मानेंगे, हिंदू राष्ट्र से हमारा कोई लेना देना नहीं। बोले अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर का इतना ही सम्मान करते हैं, अब लगे कि हमारी 356 लगा के हमारी सरकारें गिरा दी, तो तुम्हारी सरकारें गिरने लायक थी। तुमने बुलडोजर से मकान तोड़े, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि असंवैधानिक थी, और असंवैधानिक काम करोगे तो धारा 356 नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? कोई और सरकार होती तो गिरा ही देते हम, यूपी की और मध्य प्रदेश की सरकार। इसमें क्या बात है? अगर तुम संविधान की संरक्षण नहीं करोगे, गैर संवैधानिक काम करोगे तो गिराएंगे। ठीक है, खुद ही कहा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये असंवैधानिक है, तो मोदी जी की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चलिए, प्रावधान इसीलिए उसका तो ये शुरुआत से। अजय जी आऊंगा, जरूर आऊंगा, निश्चिंत रहें आप। भूपेंद्र जी, संविधान से देश चलता है, कहीं ना कहीं अब ये भी हो रहा है कि संविधान से राजनीति भी चल रही है और संविधान में राजनीति आ गई है, लेकिन ये जो केंद्र बिंदु संविधान हो गया है राजनीति में से, किस तरह से आपका विश्लेषण देखता है कि आखिर क्यों इतना ज्यादा फोकस अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान शब्द पर किया जा रहा है? देखिए क्या है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में राहुल जी ने संविधान बचाओ का जो नारा दिया और जो नरेटिव सेट किया गया, उसका प्रभाव पड़ा कि उनकी 99 और 100 सीटें हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश में काफी चेंजेस आया, और जो एससी सीटें थी वो काफी कुछ जो वोट सन 1980 में बीएसपी पार्टी बनी थी, और जिसमें जाटो वोट एक साथ जब मायावती को और काशीराम जी का शिफ्ट हुआ था, और आज बीएसपी की स्थिति 2012 के बाद जब से सरकार गई उनकी, और उसके बाद स्थिति ऐसी है कि वो वोट बिखर गया है। उस वोट को कांग्रेस चाहती है कि फिर से वो हमारे वापस में आए, और ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि ये वोट शिफ्ट हुआ कांग्रेस के पास, और उस कांग्रेस उसी को अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीति के लिए एक नैरेटिव, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट उसके पास कोई भी एक नैरेटिव नहीं है जिसके कारण वो एक लड़ सके। तो एक पहलू तो चाहिए घेरने के लिए, और ये पहलू लोकसभा 24 में सफल रहा। उसी को आगे आज ये जो महू में 3 जनवरी से और 26 जनवरी तक की जो यात्रा है, और इससे पहले भी राहुल जी ने बहुत सी यात्राएं की, पद यात्राएं की, भारत छोड़ो यात्रा की, और उसके परिणाम भी सकारात्मक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जो राम मंदिर का जो लोकसभा अयोध्या थी वो एससी सीट में थी, और वह भी सीट राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी सपा और इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक ने जीती। तो उसको उस पर्पज में वो उसको राजनीति एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं और राजनीति फायदा उठाना चाहते हैं। और बीजेपी लगातार जब से है तो उनके जो भी नेता हैं उनको बीजेपी अपना नेता बनाती चली जा रही, चाहे सरदार पटेल हो चाहे बापू हो। तो जिस तरह से क्या है उनको ये भी लग रहा है कि हमारे जो आधार के नेता थे वो भी खिसकते चले जा रहे हैं। और इतना सेंसिटिव और भावनात्मक पहलू है कि ये जो वोट है, जो भारत का 15% एक निर्णायक वोट है, काफी महत्वपूर्ण वोट है, और जब कंपाउंड ये अल्पसंख्यक के साथ बनता है और पिछड़ा के साथ एक कंपाउंड बनता है, तो ये जीत की एक अवधारणा तय करता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो रिजल्ट होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो चीज है, तो वो जहां उनका महू उनका जन्म स्थान है, इसलिए उसको तय किया जा रहा है। और इसके परिणाम जब आएंगे तो राजनीतिक पार्टियां अपने आप फिर उसको और यात्राएं देंगी। तो निश्चित रूप से ये घेरने का स्वभाव है। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके विरोध में नहीं बोल सकती, और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जिसका विरोध भी किया जा सके। इसलिए वो सर्वमान्य नेता है, क्योंकि उस वर्ग को, जिस वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते हैं, आज वह देश के 75 साल बाद उनको आरक्षण मिलता है और उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। तो वो वर्ग उनको भगवान की तरह मानता है, और भगवान के प्रति कोई भी निंदा और इस तरह की होगा तो उसका पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो सकता है। और उस ध्रुवीकरण को, क्योंकि कांग्रेस का पूर्णतः ये पहले से वोट रहा है, और कांग्रेस उसको वोट को चाहती
चाहिए कि हमारे में शिफ्ट हो और इसका एक कंपाउंड बने, जो कि हमने आपको बताया है कि पिछड़ा के साथ और अल्पसंख्यक के जिसके साथ उसकी जो केंद्र की मतलब जो केंद्र में जो सरकार है उसको हटाया जा सके और ध्रुवीकरण का एक कारण बन सके। इसके परिणाम राजनीति इसमें आगे भी बढ़ेगी और महत्वपूर्ण वोट भी आएंगे। इसी तारतम्य में तोड़ने के लिए बीजेपी ने भी अपने साथ संविधान गौरव अभियान यात्रा चालू की और वो भी उसका ही काट है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस करने के, क्योंकि उनका कहना है कि हम क्योंकि उसके विरोध में कोई पार्टी जा ही नहीं सकती, क्योंकि जो जाएगी उसको नुकसान होगा और उसमें कोई जाने का विरोध भी नहीं होता। लेकिन अब ये सिद्ध करने की बात है मतदाता को कि ये कहां से इसको नैरेटिव के हिसाब से सेट करें, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा है कि इसके परिणाम अप्रत्याशित हुए हैं और जो हिंदी बेल्ट के क्षेत्र रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश तो छोड़ दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में 37 सीटों और बिल्कुल, और कई जगह पर उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को वोट नहीं मिला। तो क्या अजय जी यही कारण है कि इसलिए सबसे ज्यादा फोकस संविधान पर कर रही है भाजपा? देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी के लिए बाबा साहब केवल और केवल वोट बैंक का माध्यम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पाप नहीं धो सकती झूठ। कांग्रेस के नेता झूठ फैलाते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस जैसी तुष्टिकरण नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गरीब साहबानों को न्याय दिया था तो राजीव गांधी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए आ गए थे मैदान में। तुष्टिकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों का वोट बैंक न चला जाए, ये 3 तलाक हलाला बंद हो जाए, ये भी तो चलाने पड़ेंगे ना तुष्टिकरण करने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पे देश की आइडेंटिटी है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इससे कहीं कोई छेड़छाड़ का कोई सवाल नहीं है। आपके झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा। दूसरी बात, बाबा साहब के नाम पे मैंने बहुत सारी बातें कही, आपको बताना चाहिए ना। क्या बाबा साहब को आपने 45 साल तक भारत रत्न मिलने दिया? अगर आप मानते हैं कि बाबा साहब ने देश का संविधान लिख के वंचितों को नहीं, मैं तो कहता हूं सभी वर्गों को अधिकार देने का काम बाबा साहब ने दिया, तो जिन इंदिरा गांधी और नेहरू ने जी भारत रत्न पहन लिया, तो बाबा साहब को इस योगदान के भारत रत्न देना क्यों कांग्रेस की सरकारों ने उचित नहीं समझा? और अगर को तो उचित नहीं समझा जिनने उन्हें चुनाव हराया, काजरोलकर साहब, आप शायद जानते भी नहीं होंगे, देश में कोई नहीं जानता होगा उन्हें केवल इसी उपलब्धि के लिए भारत रत्न दिया इस कांग्रेस की सरकार ने। और आप बोल रहे हैं कि सरकार ये करी कि बुलडोजर चल रहे थे। अरे कुछ भी नहीं पढ़ते हो क्या? आज नहीं ये सरकारें भंग, 1980 में जब देश बुलडोजर की ये जानता भी नहीं था, जो विपक्षी दल की सरकारें थी, इंदिरा गांधी ने एक दिन में 30 सरकारें भंग करी थी जैसे ही प्रधानमंत्री बनी थी। राजनीतिक रूप से इतना निम्न स्तर मत लाइए, ये कव्वाली का मैदान नहीं है। तर्कों के साथ बात करिए कि गाने बजाने सुनाने लगो, कव्वाली करने लगो तर्कों की जगह। और संविधान संशोधन की बात, ये क्या सही नहीं है कि देश में 100 संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किए? तो संविधान में परिवर्तन तो संविधान संशोधन ही कहलाता है ना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में 20 साल में केवल 7 संविधान संशोधन है जो कि देश की आवश्यक थे, जिनमें आर्टिकल 370 जैसे प्रावधान जो इस देश में गुलामी के प्रतीक थे, देश में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का बंधन, ऐसे नियमों को बदलने का काम हमने किया। कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि राजनीति में क्योंकि संविधान के नाम पर झूठ फैलाकर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कुछ लाभ मिल गया, तो पार्टी को लगने लगा है कि इसी झूठ से वो सत्ता की चाबी फिर से मिल जाएगी, जिससे देश की जनता को लूटने का काम करेंगे। अरे इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे ढेरों भवन है, अभी आपका नया भवन बना, रख देते बाबा साहब के नाम पर। नाम क्यों नहीं रखा बाबा साहब के नाम पर? और नाम की सियासत बाबा साहब के नाम से क्या किया बाबा साहब के लिए कांग्रेस ने और एक महात्मा गांधी की, दो ही ठीक है जी, जवाब ले लेते हैं, पूरा मौका आपको दिया जी। बाबा साहब के लिए समर्पण था ये हमारा, तो कांग्रेस का कितना समर्पण था? जवाब ले लेते हैं, फिरोज जी जवाब दीजिए। हमने तो साफ कहा ना, अब आ गए ना वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पे, तो वो इसका मतलब सावरकर मुर्दाबाद, स्पष्ट हो गई ये बात तो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की थ्योरी तो सावरकर लाए थे।
इस देश का पार्टीशन भी जो है आरएसएस ने कराया था और जिन्ना ने कराया था, वो उसी के लिए कराया था। इनके आधे प्रवक्ता कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्यों लगा हुआ है। अभी दे दूंगा मैं इनके एक प्रवक्ता की, इनके नेताओं की। फिरोज जी, जय भीम, जय बापू, जय संविधान, इस अभियान का कितना असर आप मानते हैं कांग्रेस के फेवर में होगा और क्या उद्देश्य समापन के साथ निकलेगा? जी देखिए, कांग्रेस के फेवर का सवाल नहीं है जी। अब इतनी जरूरत हो जाए देश के गृह मंत्री की कि वो पार्लियामेंट में खड़े होके कहने लगे सावरकर 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 सावरकर। अजय जी निश्चित रहे, मैं आऊंगा, पूरा मौका आपको दिया गया अजय जी। उनकी बेइज्जती करने लगे, ये एक बात। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के आए, बोला कि इस देश का संविधान खतरे में है। आप पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह लगाया गया 67 पत्रकारों के ऊपर। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया तब जाके आप लोगों की जान छूटी। विनोद दुआ, मृणाल सेन, क्या नाम, जफर आगा, ऐसे लोगों के खिलाफ है ना देशद्रोह के पत्रकार लगाए गए। इतनी संविधान की इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, डरते क्यों है? नंबर 4 बात, सुप्रीम कोर्ट ने कितने सारे मामलों में बताया कि ये जो निर्णय है ये असंवैधानिक है। ये देश जो है अब धर्म के नाम पर निर्णय करने लगा। तो जो लोग कपड़े देख के जाति पहचान लेते हैं, जो लोग जो है अल्पसंख्यकों को द्वयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, उन लोगों की यही स्थिति है। और जो बोला है उनको माफी मांगना ही पड़ेगी। अमित शाह को माफी मांगना ही पड़ेगी, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो उन्होंने अपमान किया है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो आप इस पे मत जाइए, उनका ये क्यों कर दिया, उनका वो कर दिया, ये कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान के रचयिता है और कांग्रेस, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों को अधिकार नहीं दिया। अगर आप पत्रकार हैं तो ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। मैं पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूं तो ये भी उन्हीं के संविधान की वजह से। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के हर नागरिक को अधिकार दिया है। इसलिए भारत का जो समता मूलक समाज है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, हमारा भाईचारा है, वो बना रहना चाहिए। और ये हमारे भाईचारे को भी भारतीय जनता पार्टी नष्ट करना चाहती है। ये वो थे, इसलिए अब जो है ये जरूरी है कि अब एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। और निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं हम, भारत के संविधान को बचाने की लड़ रहे हैं। वो लड़ते रहेंगे जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेते, तब तक उनका भी विरोध जारी रहेगा। भूपेंद्र जी क्या मानते हैं, क्या ये जो निर्णायक लड़ाई है बहुत लंबी जारी रहने वाली है मध्य प्रदेश में? अभी ये राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश तक तो मैं नहीं, वो तो राज्यों में रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश तो सिर्फ 2 ही पार्टियों का मेन फाइट है, कांग्रेस और बीजेपी में। ये राष्ट्रीय स्तर का इशू बनाया गया है। और इसी को क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से अपने जो उनको लेना पड़ता है वो उस स्टेटमेंट से ले लेते हैं और अपने हिसाब से एक चुनाव की समरण के लिए एक जनता के बीच में एक आंदोलन बनाते हैं। ये संविधान का जो आंदोलन है वो लंबा जाएगा। और क्योंकि और प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस को कोई भी ऐसा इशू नहीं दिख रहा है कि जिसपे वो है अपने कलेक्टेड जो उसका बिखरा हुआ वोट है वो पुनः वापसी हो जाए, जो उसका पिछला वोट है। तो वो इसी चीज पे चाहती है कि इसको उसको 24 में जो उसके हिंदी बेल्ट में उत्तर प्रदेश में जो उसको सफलता मिली वो उसके, लेकिन मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें उन्होंने गंवाई हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस चीज से उनको फायदा हुआ है, तो वो चाहेंगे कि ये कंपाउंड वोट बने और ये कुछ अगड़ी जाति, कुछ अल्पसंख्यक का और SC वोट और पिछड़ा वर्ग, इस तरह से। और जो रणनीति के हिसाब से सत्ता की कुंजी की चाबी उनकी ओर जाने का वो सोच रहे हैं कि वह चाबी है, और उस प्रति उनकी संकल्पता भी दिखती है। क्योंकि लगातार मोदी जैसे बड़े नेता को घेरने के लिए और उसके लिए कुछ उनको ऐसा अपने हिसाब से एक नैरेटिव चाहिए, और वो नैरेटिव के लिए वो बनाने के लिए सफल हुए हैं। और अब ये देखते हैं कि मतदाता उसको किस तरह से ये नैरेटिव किस तरह से मतदान में कन्वर्टेड होता है आने वाले चुनाव में। तो महत्वपूर्ण इस विषय पे है, क्योंकि अब वही राजनीति आ गई है जो पहले थी। आप अगर देखें तो सन 1984 के बाद, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो पूर्ण बहुमत मिला था 2/3 राजीव गांधी को, और राजीव गांधी के बाद से जो ट्रेड चला था गठबंधन की सरकार का, और जो 2014 तक चला, और जिसमें
एनडीए यूपीए और उस बने हुए थे गठबंधन, फिर वो यूपीए के तहत यूपीए मतलब कि जो नया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बनाया। तो ये 2014 के बाद मोदी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लाई, और 14 और 19 में और 24 में उनके कम सांसद हो गए, 240 हो गए, लेकिन उन्होंने एनडीए गठबंधन को चलाया। और एनडीए गठबंधन के उस समय भी जब उनके पास पूर्ण मेजोरिटी थे, तब भी उन्होंने मिनिस्टर बनाए, इस गठबंधन को चलाया। तो इस तरह से उनके पास उस जाति के भी नेता हैं, और उस तरह से उनको संदेश देने में और जनता को काम करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ वही है कि जो यूपीए गठबंधन था वो इंडिया गठबंधन आया, जिसमें यूपीए गठबंधन में वामपंथी लोग भी थे और उनके विरोधी लोग भी थे, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट, वो एक समझौते के रूप में एक पॉइंट, अपने एक मसौदा तैयार किया था, और मसौदे के तहत चलने के लिए बाध्य थे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन आप देखिए कि इस बार किस तरह से काम कर रहा है। तो वो अभी जो दिल्ली के चुनाव हो, उनमें चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात हो, चाहे वो तो अभी से बिखर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में देख लें आप। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, और कांग्रेस कई राज्यों में ऐसा है कि उसकी अस्तित्व की लड़ाई हो रही है, क्योंकि बिना गठबंधन के वहां अस्तित्व नहीं है। तो ये सब चीजें भी उसको माइनिंग करती है। तो ये सब चीजें लेके वो कांग्रेस एक नया सेटअप बनाना चाहती है, और चाहती है कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका हो। लेकिन जैसे ही वो कोई चीज बनती है, तो लेकिन उनके गठबंधन में फिर से कोई क्रैश आ जाता है। तो बहुत सी राजनीति में बहुत उतराव चढ़ाव दौर है। बिल्कुल, और उतार चढ़ाव की राजनीति के बीच हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के संविधान के नाम पर एक बार फिर से जो सियासत है उसके केंद्र में संविधान आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि संविधान को राजनीति का हथियार इस बार बनाया जाएगा, या जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल होगा, जैसा कि होना भी चाहिए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।